Hello, good morning student. My name is Bhavani Singh and welcome to your channel Physics by BS Kelawat. देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है वो हिंदी मीडियम के लिए है और हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। हम चैप्टर नंबर 2 जो है उस पर अभी तक 2 लेक्चर कर चुके हैं, ठीक है। और जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने सतत आवेश वितरण के बारे में देखा था और आपको पता होगा कि सतत आवेश वितरण क्या होता है ये हमने पढ़ा था। और सतत आवेश वितरण कितने प्रकार से हो सकते हैं, मतलब हमने पढ़ा था रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, ये तीनों वितरण पढ़े थे। और हमने ये पढ़ा था कि इन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर कैसे ज्ञात की जाती है। देखो, इससे पहले हमको पता है कि कूलाम के नियम से हम क्या कर सकते हैं, किसी q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल सकते हैं, मगर वहां पर जो आवेश होता है वह एक बिंदु आवेश होता है। मगर अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आवेश वितरण पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत सारे आवेश होंगे, आवेश वितरण का मतलब, ठीक है। तो उस आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है वो हमने लास्ट क्लास में देखा था, जिसमें हमने रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण कैसे के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है वो हमने कैलकुलेट करी थी। आज हम उन सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल जो होंगे वो एनसीईआरटी से भी है, टेक्स्ट बुक से भी होंगे और कुछ एडवांस लेवल के भी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। देखो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है वैसे। एक r त्रिज्या की पतली वलय पर q आवेश एक समान रूप से वितरित है। वलय के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और आपको एक परिमाण ये भी निकालना है कि अगर x r से बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा। वलय का मतलब होता है रिंग, क्या होता है, रिंग होता है मतलब। और उस रिंग पर अगर हम आवेश वितरित करेंगे और देखो उस रिंग को काट के ऐसे लंबी कर दो तो उस पर एक रेखा के ऊपर आवेश हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिंग पर आवेश वितरित होता है वलय पर वो होता है रेखीय आवेश वितरण। देखो अगर एक रिंग की त्रिज्या कैपिटल R है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, रिंग की परिधि कितनी होती है 2πr, तो उस वलय की जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 2πr। क्लियर है। तो कुल मिला के ये रेखीय आवेश वितरित पर आधारित होगा और उसकी जो लंबाई होगी वलय की उसको हम 2πr बोलेंगे, क्योंकि वलय की परिधि 2πr ही तो होती है। अब देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा इसमें इमेजिन करना पड़ेगा कि इस वलय को रखा कैसे गया। देखो इस वलय को मैं ऐसे रख रहा हूं, ये बोर्ड है, इस तरह से मैं इस वलय को रख रहा हूं, ठीक है। हमारे पास कोई एक रिंग है तो उसको मैंने इस तरह से रखा हुआ, ठीक है, इस बोर्ड पर इस तरह से रिंग को रखा गया है। तो देखो हमने क्या किया है, ये हमने एक रिंग ले ली है, कोई दिक्कत नहीं है। इस रिंग को मैंने ऐसे रखा गया, ठीक है ना, थोड़ा इसको विजुलाइज भी करना। इस तरह से इस रिंग को रखा गया है और इस रिंग की त्रिज्या जो है वो है कैपिटल R, ठीक है। और इस पर जो आवेश वितरित है उसको हम रेखीय आवेश वितरण बोलेंगे, क्योंकि एक रेखा पर ये आवेश वितरित है, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, इसका अक्ष, देखो ये अगर वलय है इसका अक्ष किधर हो जाएगा, इसका अक्ष हो जाएगा ये वाला। तो इसके अक्ष पर x दूरी पर कोई बिंदु P है, यहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो पूरे वलय के कारण एक साथ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं होगी, तो पहले हमको एक अल्पांश लेना होगा। तो हम क्या करते हैं, इस रिंग के ऊपर और नीचे हम एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। देखो सबसे पहले क्या मानता हूं मैं, यहां पर लेता हूं मैं एक अल्पांश, क्या लेते हैं, यहां पर हम लेते हैं एक अल्पांश, यहां मान लो एक अल्पांश लिया मैंने, उस अल्पांश को मैंने दिया है dl और उस अल्पांश पर आवेश वितरित हो जाएगा मानो dq। समझ में आ रहा है। अब देखिए इस अल्पांश के कारण पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर निकालेंगे और फिर प्रत्येक अल्पांश पर निकालकर उसका समाकलन कर देंगे, है ना। अगर आपको पूरे के पूरे आवेश वितरण के कारण अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो पहले एक अल्पांश पर निकाल लेंगे, ठीक है। वो अल्पांश जो होगा यहां पर ये dq जो है ये बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा। किस तरह कार्य करेगा, बिंदु आवेश की तरह। तो देखो इस अल्पांश dq के कारण, ठीक है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो एक छोटी सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 आ गई, ठीक है, dE1 आ चुकी है। अब देखो अब हम क्या करते हैं,
ओके, ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन के लिए बना दिया मैंने। अगर हम घटक बनाएंगे और ये एंगल अगर थीटा है तो इस एंगल को भी हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम एक अल्पांश यहां पर भी ले लेते हैं, ठीक है। एक तो आप ऊपर ले लो, एक नीचे ले लो, कहीं पर भी ले सकते हो वैसे, पर हमारा डायग्राम सही दिखे हम एक यहां पर एक अल्पांश dl और लेते हैं और इस dl पर भी dq आवेश मानते हैं, ठीक है। अब इस dq आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेंगे dE2, ठीक है। अब देखिए dE1 और dE2 बराबर है, क्योंकि देखो इस पर भी आवेश dl है, अल्पांश dl है, इसका अल्पांश भी dl है, इस अल्पांश पर आवेश dq है, इस पे भी dq है, और पूरी की पूरी जो वलय है उस पर सतत आवेश वितरण है, मतलब dE1 और dE2 बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और ये एंगल अगर थीटा हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्लियर है। और ये आपका बिंदु P है और यहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, क्लियर है। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको अगर dE1 और dE2, ठीक है, देखो यहां पर देखो माना वलय पर आवेश Q एवं त्रिज्या R है, ठीक है, एवं त्रिज्या R है, तो रेखीय आवेश वितरण से, तो रेखीय आवेश वितरण, देखो वलय पर जो आवेश वितरित होता है वह रेखीय आवेश वितरण होता है, तो रेखीय आवेश वितरण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन R, और आपको पता होगा Q अपॉन L। अब इस पूरे की लंबाई कितनी बताओ, इस पूरे के पूरे वलय की लंबाई है 2 पाई R, परिधि कितनी होती है 2 पाई R, तो L की जगह रख देंगे हम 2 पाई R, और यहां से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो, Q कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू 2 पाई R, ये आपके पास हो जाएगा कुल आवेश इस रिंग पर 2 पाई R हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक अल्पांश, हमको यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक अल्पांश लेते हैं, माना अल्पांश dl पर आवेश dq है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, dq अपॉन dl, तो यहां से dq क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू dl, क्या आ गया, लैम्डा इंटू dl, मतलब इस अल्पांश पर इतना आवेश है, ठीक है, लैम्डा इंटू dl, कोई दिक्कत नहीं है इसमें यहां तक। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर आपको ध्यान में हो, देखो यहां पर एक dq आवेश बिंदु आवेश है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं हम, kq/r², ठीक है, ये हमने प्रूव किया है विद्युत क्षेत्र के टॉपिक में, ठीक है। तो किसी q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है kq/r², ठीक है, kq/r²। तो देखो यहां पर आपका जो dE1 और dE2 दोनों सेम ही तो होने वाले हैं, देखो ये r है और ये x है, तो स्मॉल r को हम ले सकते हैं r² x², और यहां पर भी देखो ये भी r है और ये x है, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, स्मॉल r कितना हो जाएगा, r² x²। तो देखो दूरी भी बराबर है, त्रिज्या सेम है, दूरी समान है, कुल मिला के dE1 और dE2 जो होंगे वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो dE1 और dE2 इस dq के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 या dE2 कितनी हो जाएगी, k dq अपॉन r², ठीक है, k q/r² होता ना, पर dq आवेश के कारण पूछा है तो k dq/r², ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा हम इसको घटकों में वियोजित कर देते, देखो dE1 इधर है, dE2 इधर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका परिणाम ही निकालना पड़ेगा, कुल निकालना है ना, कुल पूरे के पूरे वलय के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए ये dE2 है और थीटा है, ये कितना हो जाएगा, dE2 cos थीटा, और ये हो जाएगा dE2 sin थीटा। इसी तरह से ये dE1 है और ये थीटा है, तो ये हो जाएगा dE1 cos थीटा और ये हो जाएगा dE1 sin थीटा। अब आपको दिख रहा है dE1 और dE2 बराबर है, तो ये साइन वाले घटक आपस में बराबर और विपरीत है, निरस्त हो जाएंगे, और P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी वो इनके कोस के घटक के कारण आएगी, ठीक है। तो देखो dE1 एवं dE2 को घटकों में विभाजित करने पर, ठीक है, तो क्या हुआ है, देखो dE1 sin थीटा एंड dE2 sin थीटा बराबर एवं विपरीत है,
तो निरस्त हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। ठीक है। P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कौन से घटक बच गए? सिर्फ एक कोस वाले घटक बच गए। तो कुल मिला के देखो, इस केंद्र से आप ऊपर देखो, इस अक्ष के ऊपर वाला जो है ये वाला हिस्सा, इसके कारण जितने भी घटक बनेंगे, अल्पांश बहुत सारे लोग हैं, जितने भी अल्पांश होंगे उस अल्पांश के साइन वाले घटक इधर जाएंगे y अक्ष पर और कोस वाले घटक जाएंगे x अक्ष पर। इसी तरह से नीचे आके देखो तो इसमें भी इस वाले जो वलय है, ये वाला आधा वलय, इसके कारण जो इसके साइन वाले घटक जाएंगे वो y एक्सिस पर जाएंगे और कोस वाले घटक x एक्सिस पर जाएंगे। तो जितने भी अल्पांश इस पूरे रिंग पर ऊपर के कारण ऊपर जाएंगे, नीचे के कारण नीचे जाएंगे। तो आपके साइन वाला तो घटक होंगे वो सारे के सारे निरस्त हो जाएंगे, जितने भी साइन के घटक होंगे। कुल मिला के सारे कोस घटक, चाहे ये ऊपर वाला वलय जो है, ये वाला अक्ष से ऊपर, उसके कारण भी कोस के घटक x की ओर, और नीचे वाला जो हिस्सा है उसके कारण भी जो कोस के घटक है वो x की ओर। तो कुल मिला के कोस के घटक के कारण बचेगा। तो P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोस घटक के कारण होगी। तो अब देखो, अगर हम यहां पर देखें DE देखेंगे तो कुल मिला के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी वो कितनी आएगी? देखो DE cos थीटा बच रहा ना, DE cos थीटा इन घटक के कारण। और हम क्या करना होगा? इस DL का पूरे का हम क्या करेंगे? लिमिट ले लेंगे। तो ये हो जाएगी L, क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? L। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो P बिंदु पर मिलेगी वो कोस के घटक के कारण मिलेगी। तो ये हो जाएगा आपके पास DE cos थीटा। ठीक है। अब देखिए, आपको DE की वैल्यू पता है और यहां पर मैं cos थीटा की वैल्यू भी निकाल लेता हूं। अगर ये थीटा है, cos थीटा क्या होता है? cos थीटा आधार अपॉन कर्ण। तो देखो ये थीटा हो गया, तो ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है। तो ये हो जाएगा x अपॉन r, ये हो जाएगा आपके पास x अपॉन r, समीकरण नंबर 4। ठीक है। तो यहां पर देखो आपके पास DE की वैल्यू भी है, DE1 और DE2 को हम DE ले लेंगे, बराबर है ना दोनों। और हमारे पास cos थीटा भी है, ये वैल्यू यहां रखनी, इसको सोल्व करना है। ठीक है। तो देखो E बराबर L DE की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर, और cos थीटा कितना है हमारे पास? x अपॉन R। ठीक है। अब देखो DQ की वैल्यू क्या पड़ी हमारे पास? DQ की वैल्यू पड़ी हमारे पास लैम्डा इंटू DL। तो देखो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेते हैं, और DQ की वैल्यू क्या है हमारे पास? लैम्डा इंटू DL। क्या है? DQ की वैल्यू हमारे पास है लैम्डा इंटू DL। ठीक है। लैम्डा इंटू DL और ये x, और नीचे हमारे पास हो जाएगा R स्क्वायर, और R कितना हो जाएगा? R क्यूब। क्या बाहर निकालना है? देखो समाकलन किसका होगा? DL लंबाई है ना, तो DL के अलावा देखो x भी नियत है, यहां से ये जो दूरी है ये कांस्टेंट है, तो x कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, और ये जो दूरी r है ये भी कांस्टेंट है। इन सबको बाहर निकाल लो, कांस्टेंट राशियों को। लैम्डा कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, और आपके पास r क्यूब कांस्टेंट है। ठीक है। ये सारे कांस्टेंट हो गए, और ये हमारे पास हो जाएगा L, और ऊपर क्या बच गया हमारे पास? DL। अब मुझे बताओ, ये DL जोड़ते जाओ आप, तो पूरी की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? DL जोड़ते जाओगे तो कुल लंबाई हो जाएगी, जैसे कि इस तरह से आप इस DL को जोड़ते जाओगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई r। कितनी आ जाएगी? 2 पाई r। ठीक है। तो E इक्वल टू लैम्डा x 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास r क्यूब, और लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई r। भाई ये L बचेगा, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? DL 2 पाई r हो जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है। अब ये वैल्यू रख लो आप, E बराबर। ठीक है। यहां पर देखो हमारे पास क्या बचा है? x इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई r, ऊपर ही बचा है, एक तो x बचा है, और लैम्डा इंटू 2 पाई r, यहां बचा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ,
इस r की वैल्यू क्या है हमारे पास, इस r की वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कितनी पावर है इस पर, क्यूब, ये हो जाएगी पावर क्यूब। ठीक है, E इक्वल टू देखिए x इंटू लेमडा इंटू 2πr को क्या लिख सकते हो, लेमडा इंटू 2πr को मैं क्यू लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की क्यूब है, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर, इसका मतलब होता है आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो 3/2 हो जाएगी ना। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और 3 तो ऊपर पहले से है, 1/2 इंटू 3, 3/2 हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये हमारे पास इस वलय के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए अब। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल भी समझ सकते हो और ये एक प्रकार का डेरिवेशन भी हो सकता है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, एक पूछा गया है कि प्राप्त परिणाम की प्रतिबद्ध x ग्रेटर देन, अगर x r से बहुत बड़ा हो जाए, मतलब क्या है, ये दूरी बहुत ज्यादा हो जाए, r तो फिक्स है, इस दूरी को आप बहुत दूर कर दो तो x के कंपेयर में r नगण्य हो जाएगा, तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा नगण्य। ठीक है, तो r को इस एक्सप्रेशन में से r को हटा दो, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स। r को यहां से हम क्या कर देंगे, रिमूव। r को नगण्य मान लोगे ना, देखो एक बहुत बड़ी राशि में से छोटी सी राशि जोड़ोगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस r को नगण्य मान लिया तो r को भूल जाओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो आंसर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब से एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो E आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। देखो ये बिंदु आवेश की तरह आया कि नहीं आया। इस पूरे विलय को एक बिंदु मान लो और बहुत दूर से देखो आप। ठीक है, एक वलय को आप बहुत दूर से देखोगे तो वह आपको एक बिंदु आवेश की तरह दिखेगा, और बिंदु आवेश के कारण x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो आगे के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, तो ये बिंदु आवेश के जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या पढ़ा है, एक वलय थी जिसकी त्रिज्या r है और उस पर रेखीय सतत आवेश वितरित है q आवेश, उसके कारण उसके अक्ष पर इस तरह से एक वलय है और उसके अक्ष पर x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, जो हमारे पास कितनी आई थी, 1k/q(x) अपॉन r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और ये कंडीशन अगर हमारे पास हो, अगर x जो हो वो r से बहुत ज्यादा बड़ी हो, तो हम इस r को नगण्य कर देंगे। तो r को नगण्य करने के बाद फॉर्मूला जो बचेगा वो एक बिंदु आवेश वाला ही फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। और यहां पर हमने दूरी x में ली है तो हो जाएगा हमारे पास के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, इसको कॉपी करो। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास जो है वो एक समान रूप से आवेशित एक वलय एवं एक गोले की त्रिज्या r है। एक वलय दे रखा है, रिंग है, और एक गोला है, उन दोनों की त्रिज्या r है, दोनों पर आवेश q है, गोले का केंद्र वलय के अक्ष पर विद्यमान है। मतलब जो गोला होगा उसका जो सेंटर होगा वो जो वलय होगा उसके अक्ष पर विद्यमान होना चाहिए। जैसे ये वलय हो जाएगी, उसका अक्ष हो जाएगा, यहां पर एक गोला रखा होगा। ठीक है, और कितना दूर है गोला और वलय जो है वो r√3 दूरी पर है। गोले एवं वलय के मध्य विद्युत बल ज्ञात करो। तो सबसे पहले विद्युत बल ज्ञात करने के लिए आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जरूरत पड़ती है। F इक्वल टू क्यू ई होता है, अगर आपके पास E आ जाएगा तो बल भी आ जाएगा। तो देखो क्या दे रखा है, एक वलय दे रखा है, ठीक है, उस वलय की त्रिज्या दे रखी है r, और आवेश कितना है, मान लो q आवेश है, दोनों पर समान आवेश है, तो इस वलय पर कुल आवेश हो जाएगा q। उस वलय के अक्ष पर, वलय का अक्ष यही होता है, वलय का अक्ष की दूरी दे रखी है आपको r√3। इतनी दूरी पर एक गोले का केंद्र है, मान लो ये एक गोला दे रखा है, ठीक है, इसके केंद्र पर मान लो ये एक गोला हो जाएगा हमारे पास, ये गोला हो गया, ठीक है, ये हमारे पास एक गोला हो गया, ठीक है।
इस पर भी आवेश क्या है, Q आवेश है। क्लियर है? इस पर कितना आवेश है टोटल, इस पर भी Q आवेश है। तो हमको इन दोनों के मध्य क्या करना है, लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वलय के कारण x दूरी पर किसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो पहले इस वलय के कारण x दूरी पर ये P बिंदु है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे और फिर इस विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल आ जाएगा। तो F बराबर QE आ जाएगा। तो बल ही तो ज्ञात करना हमें, तो हमें Q निकालना है सिंपली। ठीक है, तो देखो अब इसके लिए आपको मैंने अभी जो क्वेश्चन कराया है वो आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए कि वलय के कारण अक्ष पर x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखो वलय के अक्ष पर x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये याद होनी चाहिए। अभी हमने न्यूमेरिकल किया है तो कितनी होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर x स्क्वायर की पावर 3/2। यही तो आंसर आया था उसका, ये हमको याद होना चाहिए। ये क्या है, वलय के अक्ष पर x दूरी पर स्थित किसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। ठीक है, अब आपको x तो दे ही रखा है, x कितना दे रखा है, R√3, तो यहां पर रख दो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R दे रखा R√3 अपॉन R स्क्वायर, x की वैल्यू R√3 दे रखी है और इसका स्क्वायर और होल स्क्वायर कितना है 3/2। सॉल्व करना है सिंपली इसको, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R√3 अपॉन R स्क्वायर प्लस ये R का स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, और होल स्क्वायर है हमारे पास 3/2। अब देखो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R√3 अपॉन, यहां पर देखो R स्क्वायर और 3R स्क्वायर कितना होता है, तो R स्क्वायर और 3R स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 4R स्क्वायर और पावर में कितना आ जाएगा 3/2। अब देखो E बराबर कितना आया मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R इंटू √3। अब यहां पर देखो 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 पावर। तो मैं इसके टुकड़े कर देता हूं, देखो कैसे, 4R स्क्वायर है, इसकी पावर 1/2 इंटू 3 कर सकता हूं, 3/2 को ऐसा लिख सकता हूं ना मैं। अब इसका क्या मतलब होगा बताओ, किसी की पावर 1/2 कितना होता है, 4R स्क्वायर की पावर 1/2 का मतलब होता है √4R स्क्वायर। ठीक है ना, पावर हाफ का मतलब अंडर रूट होता है ना, तो पहले इसका अंडर रूट निकाल लो। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R√3 अपॉन, यहां पर देखो 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, R स्क्वायर का हो जाएगा R और पावर कितनी है हमारे पास 3 दे रखी है, क्यूब है बाहर तो है ना, 1/2 का यूज कर लिया हमने, अंडर रूट निकाल लिया ना। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R√3, देखो 2 का क्यूब हो जाएगा मेरे पास 8 और R का क्यूब हो जाएगा R क्यूब, एक R से R कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q√3 अपॉन 8R स्क्वायर। आप चाहो तो इस 8 और 4 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 32 पाई एप्सिलॉन नॉट Q√3 अपॉन R स्क्वायर। अब ये क्या आया है, इस वलय के कारण x दूरी पर जो P बिंदु है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है और इन दोनों के मध्य बल निकालना है। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है QE। F बराबर क्या है QE, क्योंकि इस वलय पर आवेश कितना दे रखा है, Q दे रखा है। तो F बराबर Q कितना है हमारे पास, Q दे रखा है, E कितना है 1/32 पाई एप्सिलॉन नॉट Q√3 अपॉन R स्क्वायर। बस ये हो गया आंसर। F इक्वल टू Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा 1/32 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर √3 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका लगने वाला बल।
बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, वलय के अक्ष पर जो x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, ये आपको दे रखी है। आप पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लो, और किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होती है हमें, तो उस पर हम बल कैसे निकालते हैं, है ना। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। तो ये इन दोनों के मध्य क्या आ जाएगा, लगने वाला बल आ जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी करो। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, L लंबाई की एक छड़ पर कुल Q आवेश वितरित है, तो छड़ से A दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हमारे पास एक छड़ है और उसकी लंबाई जो है वो हमारे पास L है। कितनी है, L लंबाई की एक छड़ है, ये मान लो इस छड़ का केंद्र हो जाएगा। ठीक है, इस छड़ से A दूरी पर स्थित P बिंदु पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सबसे पहले ये रेखीय आवेश वितरण है या नहीं है, एक रेखा पर आवेश वितरित है तो ये रेखीय आवेश वितरण पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, तो इस आवेश वितरण के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करें, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या ये लंबाई L/2 हो जाएगी, ये लंबाई L/2 हो जाएगी, और यहां से हम एक x दूरी ले लेते हैं और उस पर कुल आवेश वितरण निकाल सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या भाई, हम सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट है ना, सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट हम यहां पर यूज नहीं कर पाएंगे। देखो है ना, इसमें ऐसा यूज नहीं होगा कि हम सेंटर से लगा के x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लें, तो इस छड़ पर आवेश वितरण के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करें कि इस आवेश वितरण के कारण A दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, मतलब इस छड़ से A दूरी पर, यहां से हम क्या करेंगे, तो यहां पर हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम लेंगे यहां पर एक अल्पांश। क्या लेंगे, यहां पर लेंगे हैं हम एक अल्पांश लेंगे dx। क्या लेंगे, dx। इस पर आवेश कितना होगा, dq आवेश होगा, और ये अल्पांश जो है इसकी दूरी हो जाएगी यहां से x दूरी पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस अल्पांश dx पर जो dq आवेश वितरित है, इस dq आवेश के कारण x दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे इसका। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, सॉल्यूशन देखो इसका। dq आवेश के कारण x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम ले लेते हैं dE। अब dE की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, इसके कारण, इस dQ के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको पता है यहां पर dQ जो है वह एक बिंदु आवेश की तरह कार्य कर रहा है, अल्प आवेश है, तो ये बिंदु आवेश हो जाएगा ना। तो बिंदु आवेश के कारण x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है kq/x²। कितनी होती है, तो यहां पर dE कितना आ जाएगा हमारे पास, k dq/x²। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए हमको लिमिट यूज करनी है, तो x की जो लिमिट होगी वो कहां से कहां तक होगी, देखो यहां पर x की वैल्यू a होगी, देखो यहां पर दूरी कितनी है, x बराबर a, और यहां पर पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर a, और ये लंबाई l, तो a + l। x की लंबाई कितनी हो जाएगी, x बराबर यहां पर हो जाएगी x बराबर a, और यहां पर हो जाएगी x बराबर a + l। ठीक है, ये इसकी लिमिट लगा देंगे। तो x कहां से, x की लिमिट क्या हो जाएगी, x इक्वल टू a + l। ठीक है, और हम पहले को समाकलन कर देंगे इसका, तो देखो ये हो जाएगा dE, ये हो जाएगा x इक्वल टू a से लगाकर x इक्वल टू a + l 1/4πε0 dq इंटू x²। अब बात यह है कि dq की वैल्यू क्या होगी, मुझे बताओ। अगर ये आपके पास dx आवेश है, ये dx लंबाई पर dq आवेश है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा बताओ, dq/dx, रेखीय आवेश वितरण। यहां पर l नहीं लिया मैंने, dx लिया, dl नहीं लिया, तो dq/dx, तो dq कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। ठीक है, तो यहां पर dq की वैल्यू क्या रख देंगे हम, देखो dE का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा E 1/4πε0 को निकाल दो बाहर, ये हो जाएगा आपके पास a और a + l
डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी वो लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। लेमडा को निकाल लो बाहर, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर बच गया हमारे पास ए प्लस एल। एक्स स्क्वायर को ऊपर लेकर जाऊंगा तो एक्स की घात -2 dx, यही बचा ना। अब देखो, अगर आपने देखा हो तो x की घात n का समाकलन क्या होता है, x की घात n+1 अपॉन n+1, यही होता है। तो यहां पर देखो x की घात -2 है ना, तो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस एल, एक्स की घात -2 + 1, एक्स की घात n+1 और n+1, ठीक है, यही हो जाएगा समाकलन। और लिमिट आ जाएगी a और a प्लस एल, ठीक है। यहां पर देखो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 में से 1 गया तो -1, ऊपर क्या आ जाएगा, -2 + 1 -1, इस -1 को आगे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन x की घात -1 को नीचे लेके आओ तो 1/x हो जाएगा। और ये हो जाएगा, लिमिट क्या है, a से लगाकर a प्लस एल तक, तो माइनस लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले अपर लिमिट रखो a प्लस एल माइनस फिर लोअर लिमिट a, x की जगह पहले a प्लस एल रखेंगे फिर a रखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ये 1/a आगे आ जाएगा और ये 1/l पीछे चला जाएगा। और ये हो जाएगी इस रेखीय आवेश वितरण, मतलब एक छड़ पर q आवेश है, l लंबाई की एक छड़ है जिस पर q आवेश है, उसके कारण a दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास ये आ जाएगी। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सतत आवेश वितरण पे कुछ एडवांस न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो ये आज आपको जो न्यूमेरिकल बताए हैं वो आप अच्छे से कर लो ताकि आपके सतत आवेश वितरण पर जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।